Hello and welcome to all. Hope you all are doing great. So, without wasting any time, let's start our today's class. Application of a systematic and disciplined approach. जब आप प्लानिंग परफॉर्मिंग सुपरवाइजिंग रिव्यूइंग डॉक्यूमेंट्स को एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच से करते हो तो वो डिस्टिंग्विश करती है, दैट इज़ वो सेपरेट करती है, वो अलग से शो करती है एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन फ्रॉम अदर मॉनिटरिंग कंट्रोल एक्टिविटीज़। मतलब कि जब आप एक प्रोसीजर की प्लानिंग परफॉर्मिंग उसकी सुपरवाइजिंग उसकी रिव्यू करना उसको डॉक्यूमेंट करना एक प्रॉपर सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से करो ना, तो आपको अलग से समझ में आता है कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या काम हो रहा है और मॉनिटरिंग कंट्रोल एक्टिविटीज़ जो दूसरी अदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है विद इन द एंटिटीज़ वो क्या है। दोनों को सेपरेट करना ईजी होता है। अब एक्सटर्नल ऑडिटर ये कैसे डिटरमाइन करेगा कि जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है वो एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो कर रही है या नहीं। ये डिटरमाइन करते वक्त उसको कुछ फैक्टर्स होंगी जो अफेक्ट करेंगी। वो है द एग्जिस्टेंस एडिक्वेसी एंड यूज ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स और गाइडेंस कवरिंग सच एरियाज एज रिस्क असेसमेंट वर्क प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। जो ये एरियाज है रिस्क असेसमेंट वर्क प्रोग्राम्स डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग, इन सब के लिए जो भी इंटरनल ऑडिट प्रोसीजर्स की डॉक्यूमेंट बनाई गई है उसे यूज़ किया गया है, वो एक एडिक्वेट डॉक्यूमेंट है और वो एग्जिस्ट करती है। और सिर्फ उसका एग्जिस्ट करना एडिक्वेट होना और यूज़ होना ही ज़रूरी नहीं है, उस नेचर उस एक्सटेंट पे ये चीज़ें एग्जिस्ट एडिक्वेट और यूज़ होनी चाहिए जो कमेंस्यूरेट है, दैट इज़ जो इक्वल है या जो सपोर्टिव है टू द साइज एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी। अगर ये है देन आप ये डिटरमाइन कर सकते हो कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाई करती है एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन्ड अप्रोच को। एंड सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या वो अप्रोप्रिएट क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स को फॉलो करती है। अब वो जो काम कर रही है जो ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रही है वो प्रोसीजर्स एग्जिस्ट करती है, वो एडिक्वेट भी है और उसका प्रॉपर यूज़ भी किया जा रहा है, पर क्या वो एक अच्छी क्वालिटी के अंदर परफॉर्म किया जा रहा है। अगर ये दोनों ही चीज़ें हैं देन इंटरनल ऑडिट फंक्शन अप्लाई कर रही है सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच को। अब समझते हैं ऐसी सर्कमस्टांसेस अगर प्रेजेंट है तो आप उस पॉइंट पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ नहीं कर सकते। अब इसमें हमने पढ़ा था हम कब सब उसको यूज़ कर सकते हैं, कब हम मान सकते हैं कि इसका काम अच्छा है। वहाँ ऑब्जेक्टिविटी है, वहाँ कॉम्पिटेंस है। तो पहली पॉइंट ही वही बोल रही है, अगर वहाँ पे एडिक्वेट सपोर्ट नहीं है ऑब्जेक्टिविटी को, वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी डिफाइन नहीं कर पा रहा इंटरनल ऑडिटर अपनी, तो उसके काम को यूज़ नहीं कर सकते हम। वही है जो ऊपर पॉइंट्स पढ़ गए हैं ना कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस होना चाहिए। अब अगर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है तो क्या यूज़ करोगे? नहीं, ऑब्वियस सी बात है। कॉम्पिटेंस नहीं है या कम है तो यूज़ करोगे? नहीं। फिर अभी जस्ट इससे पहले हमने पढ़ा सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या काम को यूज़ करने का कोई फ़ायदा है? नहीं। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस है जब हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ नहीं करेंगे? जब वहाँ ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है, सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो नहीं हो रही है, जब ये सब प्रेजेंट तो है बट बहुत कम वैल्यू पे, जितनी होनी चाहिए थी जिस एक्सटेंट पे होनी चाहिए थी उस एक्सटेंट पे नहीं है। अब एक बार आपको ये समझ में आ गया कि ऑडिटर के इंटरनल ऑडिटर के काम को आप यूज़ कर सकते हो या नहीं, अब आप डिटरमाइन करोगे कि किस एक्सटेंट पे क्या नेचर पे हम उसके काम को यूज़ करेंगे, कितने एक्सटेंट पे किस लेवल पे हम उसके काम को यूज़ करेंगे। और ये कैसे डिटरमाइन करोगे? जब आपको ये डिटरमाइन करना है कि कितने एक्सटेंट पे एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ करें, तो उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर को ये कंसिडर करना होगा कि क्या नेचर और स्कोप है उस काम का जो उसने परफॉर्म किया है या वो प्लान कर रहा है वो परफॉर्म करेगा, और वो कितना रेलेवेंट है एक्सटर्नल ऑडिटर के ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान को, या उससे रिलेटेड कितनी रेलेवेंस है उस काम की जो वो परफॉर्म कर रहा है या करने वाला है। अब ऐसा कोई प्रोसीजर है जो परफॉर्म कर रहा है बट वो आपके काम का ही नहीं है तो उसको तो यूज़ नहीं करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन से एरियाज़ पे और किस एक्सटेंट पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ करना है, तो पहले उसके काम का नेचर और स्कोप समझोगे जो उसने परफॉर्म कर लिया है या जो वो परफॉर्म करने वाला है, और वो कितना रेलेवेंस है या कितनी रेलेवेंस रखता है हमारी ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान से रिलेटेड। इन अदर वर्ड्स में यही सेम चीज़ को एक अलग तरीके से लिख दिया है कि एक बार जब एक्सटर्नल ऑडिटर ये डिटरमाइन कर लेता है कि हमें इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ करना है, तो उसकी सबसे पहली कंसिडरेशन ये होती है कि क्या उसका जो नेचर और स्कोप ऑफ वर्क है इंटरनल ऑडिट फंक्शन वो हमारी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान से
रेलेवेंट है या नहीं। जैसे इंटरनल ऑडिट फंक्शन बहुत सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करता है, बहुत सारे काम करता है, बट उसमें से हमारे लिए रेलेवेंट क्या हो सकती है, उसकी कुछ एग्जांपल्स दी है। कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस टेस्ट करना, सैप परफॉर्म करना जिसमें लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व हो। जहाँ पे बहुत ज़्यादा जजमेंट चाहिए ना, जो बहुत ही एकदम स्पेसिफिक एरिया मटेरियल एरिया है, वहाँ का तो ऑडिट ही प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, वहाँ पे वो किसी के काम पे रिलाई नहीं करेगा। ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट, ट्रेसिंग ट्रांजैक्शंस, टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस, ये सब उन प्रोसीजर्स में आते हैं जो अगर इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो हमारे काम के लिए भी रेलेवेंट होगी। Circumstances in which the external auditor shall plan to use less of the work of the internal audit function and perform more of the work directly। ऐसी कौन सी सर्कमस्टांसेस हो सकती है जहाँ पे ऑडिटर ये चूज़ करे कि अब ना मैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को बहुत कम ही यूज़ करूँगा, मोस्ट ऑफ द काम तो मैं खुद परफॉर्म करूँ। अब देखो, सबसे पहले 2 पॉइंट्स है, ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस। ये तो हमने पढ़ लिया है कि अगर आपको इसका काम यूज़ करना है तो ये होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं है या ये लैग कर रही है तो ऑब्वियसली बात है, या तो आप यूज़ ही नहीं करोगे उसके काम को या बहुत कम यूज़ करोगे। तो ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, इसकी 2 पॉइंट तो हमें पहले ही समझ आ गई है। या तो ऑब्जेक्टिविटी लैग कर रही होगी या कॉम्पिटेंस लैग कर रहा होगा, तो उसके काम को कम यूज़ करोगे और खुद ज़्यादा परफॉर्म करोगे। देन अभी जस्ट हमने ये एग्जांपल जो ये बॉक्स दिया है इसमें पढ़ा सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट। तो जहाँ पे लिमिटेड जजमेंट इन्वॉल्व है वहाँ पे तुम इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम यूज़ कर रहे हो। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व होगी, मोर जजमेंट, तो वहाँ पे तुम खुद परफॉर्म करोगे, ना कि उसके काम को यूज़ करोगे, या यूज़ कर रहे हो तो बहुत कम लेवल पे यूज़ करोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जहाँ पे भी रोमम होने की चांसेस है या रोमम बहुत हाई होने की चांसेस है, ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे तो आप खुद का ही काम करना ज़्यादा सही समझोगे ना, खुद से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करना। तो चलो देख लेते हैं एक बार यहाँ पे कैसे लिखा है। वो कौन सी सिचुएशंस होंगी जब एक एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को कम यूज़ करके खुद डायरेक्टली वर्क परफॉर्म करना कंसिडर करेगा इफ़ बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है। क्या में? तो प्लानिंग परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस टुगेदर। इसको सिंपल वर्ड्स में बोलो तो पूरा का पूरा ऑडिट। ऑडिट में करना क्या होता है, पहले प्लान करोगे, फिर जो प्लान किया है वो परफॉर्म करोगे तो ऑडिट एविडेंस मिलेगा, फिर उसको इवेल्युएट करो और उसके बेसिस पे ओपिनियन फॉर्म करो। तो अगर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है तो आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को कम यूज़ करोगे और डायरेक्टली अपना कुछ वर्क परफॉर्म करोगे। देन अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपको रोमम बहुत ज़्यादा हाई दिख रहा है या आपने कुछ ऐसे रिस्क देख लिए जो आपको लगता है कि सिग्निफिकेंट है, एंड ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं कर रहा है वो एडिक्वेटली ऑब्जेक्टिविटी को, लेस सपोर्ट है या लोअर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम पे कम ही रिलाई करना चाहोगे। यहाँ पे पॉइंट्स कैसे बनाए पता है, इससे जस्ट ऊपर पॉइंट जैसे ये दिए हैं कि कौन से एक्सटेंट पे हम उसके काम को यूज़ करेंगे, उसके काम को यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है जब उसके काम पे आप रिलाई कर सकते हो, वहाँ ऑब्जेक्टिविटी है, वहाँ कॉम्पिटेंस है, सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच में काम हो रहा है, तो कम उसके काम को यूज़ नहीं करोगे जब ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, कॉम्पिटेंस नहीं है या सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन अप्रोच से काम नहीं हो रहा। फिर अगर यूज़ तो कर रहे हो पर बहुत कम यूज़ करना चाह रहे हो, तो जहाँ पे ज़्यादा जजमेंट इन्वॉल्व है, हाइयर रोमम है, कॉम्पिटेंस नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है या है पर बहुत कम है। अब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, जब एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान करता है कि वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ करेगा, तब एक्सटर्नल ऑडिट फंक्शन को क्या काम करना है होगा, उसके लिए पहले द एक्सटर्नल ऑडिटर शैल, पहले तो डिस्कस करो प्लान्ड यूज़ ऑफ इट्स वर्क विद फंक्शंस एज बेसिस फॉर कोऑर्डिनेटिंग द रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़। आपको इंटरनल ऑडिटर का कोई काम यूज़ करना है तो भाई उससे तो डिस्कस करोगे ना कि हमें ये आपका जो भी काम है हम प्लान कर रहे हैं कि हम इसे यूज़ करेंगे, ताकि आप जो भी रेस्पेक्टिव एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग उसके काम को यूज़ कर रहे हो वहाँ से आप अच्छी तरह से कोऑर्डिनेट कर पाओ। फिर जो भी रिपोर्ट उस इंटरनल ऑडिटर ने बनाई है उसको पढ़ो। अब सारी रिपोर्ट्स नहीं पढ़नी है, जिस काम को आप यूज़ करने का सोच रहे हो उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट है उसको पढ़ो, ताकि आपको ये पता चले, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कि किस एक्सटेंट पे और क्या नेचर पे वो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म हुई है और क्या उससे रिलेटेड उसको एविडेंसेस मिले, क्या उसकी फाइंडिंग्स है।
वो अपने साइड से कुछ ऑडिट प्रोसीजर, कुछ सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करो जिससे आप ये डिटरमाइन कर पाओ, ये समझ पाओ कि कितना एडिक्वेट है उसका काम आपके ऑडिट के पर्पस के लिए। तो सबसे पहले अगर उसके काम को यूज़ करना है तो उसके साथ बात करो, उसे बताओ ताकि आप कोऑर्डिनेट कर पाओ अच्छी तरह से। फिर जिस भी काम को यूज़ करना है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट उसने बनाई है वो पढ़ो ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग मिले कि किस एक्सटेंट पे और क्या नेचर पे ऑडिट प्रोसीजर उसने परफॉर्म किया है और उसके बेसिस पे उसकी क्या फाइंडिंग्स है। देन ऐसे कुछ सफिशिएंट ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो जिससे आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि उसके काम को यूज़ करना एडिक्वेट होगा या नहीं हमारे ऑडिट के लिए। अब जो यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि डिस्कस करना है प्लान यूज़ ऑफ इट्स वर्क, कैसे उसके काम को यूज़ करने वाले हो, क्या प्लान किया है, उसके साथ डिस्कस करो ताकि कोऑर्डिनेट कर पाओ। तो ये डिस्कशन कैसे हेल्प करेगी कोऑर्डिनेशन में? डिस्कशन एंड कोऑर्डिनेशन विद इंटरनल ऑडिट फंक्शन, इट मे बी यूजफुल टू एड्रेस द फॉलोइंग। द टाइमिंग ऑफ सच वर्क, जैसे कुछ चीज़ें होती है ना जो ईयर एंड डेट पे आप अगर देख रहे हो तो ही सही है, आप कभी भी साल के बीच में देख रहे हो तो वो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है, ईयर एंड डेट के काम की होती है। तो आप पता करोगे कि कब वो काम परफॉर्म किया गया है, क्या रेलेवेंट टाइम पे जब करना चाहिए था तब, जो वर्क परफॉर्म किया गया उसका नेचर क्या है, कौन से टाइप का काम परफॉर्म किया गया, कौन से टाइप की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की गई, किस एक्सटेंट पे परफॉर्म की गई। और जब वो ये सब प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहा था तब जैसे आप मटेरियलिटी डिटरमाइन करते हो वैसे ही इंटरनल ऑडिट फंक्शन की भी तो कुछ मटेरियलिटी लेवल्स होती होंगी। तो क्या मटेरियलिटी लेवल उसने डिसाइड की थी और क्या कोई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी थी, कौन से मेथड से आइटम सिलेक्ट किया है उसने, क्या 100% सिलेक्शन की है या कुछ स्पेसिफिक आइटम सिलेक्ट किए हैं या सैम्पलिंग मेथड यूज़ की है, क्या जितने भी वर्क परफॉर्म किए गए हर एक काम को डॉक्यूमेंट किया है अच्छी तरीके से, किस तरीके से उसकी प्रोसीजर्स को रिव्यू कर रहा है और कैसे उस पर रिपोर्ट किया है। तो अगर आप एक इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ करने वाले हो तो आप उससे कोऑर्डिनेट करते हो, उससे बात करते हो जिससे आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है। जब आप उससे बात करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कब उसने ये वर्क परफॉर्म किया, किस नेचर में किया, किस एक्सटेंट पे किया और क्या मटेरियलिटी लेवल को लेके उसने ये काम परफॉर्म किया, क्या उसने कोई परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कंसिडर की थी, कैसे उसने आइटम सिलेक्ट किए जिस पे ये ऑडिट प्रोसीजर्स उसने अप्लाई की और फिर उसे कैसे डॉक्यूमेंट किया और कैसे उसको रिव्यू करके उस पर रिपोर्ट दी, जो कि ऑब्वियसली बहुत कंपलसरी होता है एक ऑडिटर के लिए जानना। कब एक एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिटर का कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव होगा? जब वो अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऑडिट स्टार्ट करते वक्त एक बार पूछ लिया इंटरनल ऑडिटर से, अब उसकी सुन ही नहीं रहे हो, उससे बात ही नहीं कर रहे हो। या एक बार तुमने जाके एक्सटर्नल ऑडिटर को असिस्ट कर दिया, अब तुम उसके पास जा ही नहीं रहे हो, उससे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे हो। अगर अप्रोप्रिएट इंटरवल्स पे दोनों डिस्कस करते रहेंगे तो उनके बीच का कोऑर्डिनेशन इफेक्टिव रहेगी। एक्सटर्नल ऑडिटर को काम करते हुए कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है ना, कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स दिख रहे हैं जो उसके फंक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं, तो वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को उन मैटर्स के बारे में इन्फॉर्म करेगा। जहाँ जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर को लग रहा है कि यहाँ पे तो फ्रॉड होने की चांसेस है, यहाँ पे गड़बड़ी है, तो वो इंटरनल ऑडिटर को बताएगा कि तुम इन सब पोजीशंस, इन सब एरियाज पे थोड़ा ध्यान रखना ऐसे। अब जैसे कि एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को इन्फॉर्म कर रहा है वैसे ही इंटरनल ऑडिटर भी एक्सटर्नल ऑडिटर को इन्फॉर्म करे उन सिग्निफिकेंट मैटर्स के बारे में जो उसकी अटेंशन पे आएगी, जो उसको लग रहा है कि एक्सटर्नल ऑडिटर के काम को अफेक्ट कर सकती है। तो इससे हमें क्या समझ आया कि कब उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी? पहला तो वो अप्रोप्रिएट इंटरवल में बात कर रहे हैं, फिर एक्सटर्नल ऑडिटर को अगर कुछ ऐसा मैटर दिख रहा है जो इंटरनल ऑडिट को अफेक्ट कर सकता है उसके फंक्शन को, तो वो उसे इन्फॉर्म कर रहा है। वहीं जब इंटरनल ऑडिट फंक्शन को ऐसी कोई चीज़ दिख रही जो एक्सटर्नल ऑडिटर के काम को अफेक्ट कर सकती है तो वो उसे इन्फॉर्म करेगा। अब अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि हम इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को जब यूज़ कर रहे होंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, कितने एक्सटेंट पे करेंगे, कब यूज़ करेंगे, कब नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अबाउट डिटरमाइनिंग वेदर इन विच एरियाज और टू व्हाट एक्सटेंट इंटरनल ऑडिटर्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस। यूज़ ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, वर्क का मतलब है उसने काम किया, उसने उसको उसको कुछ एविडेंस मिली, उसने उसे डॉक्यूमेंट किया। अब आप उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हो समझने के लिए कि क्या एविडेंस मिली। तो वही डायरेक्ट असिस्टेंस का मतलब होता है कि अपने डायरेक्शन, अपने सुपरविजन, अपने रिव्यू के अंदर रख के आप इंटरनल ऑडिटर से काम परफॉर्म करा रहे हो। मतलब इन शॉर्ट इसको ऐसे समझ लो,
आप एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को अपने आर्टिकल की तरह यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ डायरेक्ट असिस्टेंस। और ऐसा होता है कि एक्सटर्नल ऑडिटर मे बी, कंपलसरी नहीं है बट मे बी देयर इज़ अ चांस कि प्रोहिबिटेड हो बाय लॉ और रेगुलेशन फ्रॉम ऑब्टेनिंग द डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। क्यों? क्योंकि इंटरनल ऑडिटर होता तो एक तरह से कंपनी का एम्प्लॉय ही है ना, तो देयर इज़ अ चांस कि वो आपके सुपरविजन में भी गलत कुछ प्रोसीजर परफॉर्म कर दे या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो प्रोहिबिटेड हो बाय लॉ और रेगुलेशन टू टेक एनी डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर। और अगर ये प्रोहिबिटेड नहीं है बाय लॉ और रेगुलेशन और एक्सटर्नल ऑडिटर प्लान करता है इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ करना, सॉरी, उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेना, तो उसको इवेल्युएट करना होगा एग्जिस्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ समथिंग्स। वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। चाहे आपको उसके काम को यूज़ करना है या आपको उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लेना है, दोनों ही केस में आपको इवेल्युएट करना होगा कि क्या एग्जिस्ट करती है ऑब्जेक्टिविटी और क्या सिग्निफिकेंट लेवल पे एग्जिस्ट करती है, क्या वहाँ पे थ्रेट होने के चांसेस हैं उसकी ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड या लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस से रिलेटेड। और जो ये इवेल्युएशन करने वाले हो ऑफ एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू इंटरनल ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिविटी, ये इंक्लूड करेगी इंक्वायरी रिलेटेड टू इंटरनल ऑडिटर के इंटरेस्ट, उसका रिलेशनशिप विद द एंटिटी जो कि क्रिएट कर सकती है थ्रेट। दैट इज, समझ लो जो इंटरनल ऑडिटर है वो रिश्तेदार लगता है मैनेजमेंट में किसी पर्सन का या TCWG में किसी पर्सन का, तो वो चाहेगा वो फ्रॉड को छुपा लेगा। तो यहाँ पे चांसेस है कि थ्रेट हो उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे। तो जब इंटरनल ऑडिटर के ऑब्जेक्टिविटी और कॉम्पिटेंस को इवेल्युएट करना है, चेक करना है उनके एग्जिस्टेंस को और सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट जो वहाँ पे हो सकती है, तो उसके लिए ऑडिटर क्या चेक करेगा कि उसके क्या इंटरेस्ट है और क्या रिलेशनशिप है विद द एंटिटी। और जैसा कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम को कब यूज़ नहीं कर सकते, जब वहाँ ऑब्जेक्टिविटी ना हो, जब वहाँ कॉम्पिटेंस ना हो, वैसे ही आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस भी नहीं ले सकते जब वहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी लैक कर रही हो या ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट थ्रेट हो या उसकी कॉन्फिडेंस लैक कर रही हो। इस टाइम पे तो करना ही नहीं है यूज़। और ऐसी कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर डिसाइड करे कि हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेते हैं इस सिचुएशन। तो जैसा कि हमने यूज़ ऑफ वर्क परफॉर्म में पढ़ा था, सेम, जहाँ पे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व हो, जहाँ पे रोमम हायर हो, या जब आपको ऐसा कोई काम देखना है जिस पे इंटरनल ऑडिटर ही इन्वॉल्व है। अब जो काम इंटरनल ऑडिटर ने खुद किया है, क्या उससे रिलेटेड वो आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके बताएगा अरे यहाँ पे तो फ्रॉड है, वो मैंने फ्रॉड कर दी, ये बताएगा क्या? नहीं। तो जिस काम से इंटरनल ऑडिटर रिलेटेड होगा या जहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व होगी, TCWG इन्वॉल्व होगी बाय द इंटरनल ऑडिट फंक्शन, उस सिचुएशन में हम डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लेंगे। पहला तो सिग्निफिकेंट जजमेंट हो, हायर रोमम हो, या इंटरनल ऑडिट का ही किया हुआ काम हो इंटरनल ऑडिटर का, या जब एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करना चाह रहा यूज़ इन अकॉर्डेंस विथ ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ये काम तो आप ही को परफॉर्म करना है, तो वहाँ पे तो आप नहीं यूज़ कर सकते ना एक इंटरनल ऑडिटर को एज डायरेक्ट असिस्टेंस। आई होप आपको क्लियर हो गया है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटर इंटरनल ऑडिटर को एज अ डायरेक्ट असिस्टेंस यूज़ करने की ना सोचे। अच्छा देखो, ये दोनों पॉइंट्स एकदम अलग है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है अगर ये एग्जिस्ट करती है, तो इस पॉइंट पे अगर ऐसा है तो हम इंटरनल ऑडिटर से तो डायरेक्ट असिस्टेंस लेंगे ही नहीं। और यहाँ उन सिचुएशंस की बात की गई है जिस सिचुएशन में एक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए उस पर्टिकुलर सिचुएशन में बस आप डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लोगे, बाकी सिचुएशन में ले सकते हो डायरेक्ट असिस्टेंस। बस इन सिचुएशन में आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं लोगे। बट अगर ये दो चीज़ें हैं, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी या लेस कॉम्पिटेंस, तो आप उससे डायरेक्ट असिस्टेंस लोगे ही नहीं, किसी भी सिचुएशन में नहीं। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया ना कि आपको इंटरनल ऑडिटर को यूज़ करना है एज डायरेक्ट असिस्टेंस, तो आप फिर कुछ चीज़ें परफॉर्म करोगे, कुछ चीज़ें इंश्योर करोगे। क्या? सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर शेल ऑब्टेन रिटन एग्रीमेंट। आप मैनेजमेंट से या कोई अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंटिटी से एक रिटन एग्रीमेंट लोगे कि एंटिटी इंटरनल ऑडिटर को अलाउ कर रही है आपके हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को, और वो बीच में कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगी। वो नहीं आके बोलेगी कि नहीं ये इंटरनल ऑडिटर ये फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता।
गेस्ट फंक्शन को वो इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकता। जैसा एक्सटर्नल ऑडिटर चाहेगा इंटरनल ऑडिटर वैसे ही काम करेगा, और मैनेजमेंट बिल्कुल भी इंटरवेन नहीं करेगी। सबसे पहले इस बात का एक रिटन एग्रीमेंट लेगा एक्सटर्नल ऑडिटर फ्रॉम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटिटी, दैट इज़ मैनेजमेंट या TCWG। एंड अब ये तो मैनेजमेंट के साइड से हो गई कि मैनेजमेंट बीच में आके रोक टोक नहीं करेगा। अब वो रिटर्न एग्रीमेंट लेगा इंटरनल ऑडिटर से कि तुम जो भी मैटर्स है उसको कॉन्फिडेंशियल रखोगे। ये नहीं कि आज मैंने ये फ्रॉड पकड़ा, आपने तुरंत जाके मैनेजमेंट को बता दी अरे उसने फ्रॉड पकड़ लिया। ये नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी है। और अगर कोई भी थ्रेट दिख रहा है इंटरनल ऑडिटर को तो वो एक्सटर्नल ऑडिटर को इन्फॉर्म करेगा, ना कि जाके डायरेक्ट जाके मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा। तो अगर आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन के काम को यूज़ करना है तो आपको पहले मैनेजमेंट से रिटर्न एग्रीमेंट लेना होगा, देन इंटरनल ऑडिटर से भी लेना होगा रिटर्न एग्रीमेंट। बेसिक्स ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या है ये हमने ऑलरेडी चैप्टर 3 में डिस्कस किया है इन डिटेल। यहाँ हम डिफरेंस समझने वाले हैं इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के बीच में। यहाँ पे इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल के बीच में डिफरेंस नहीं है ना। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लिखा है। ओके, इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ो। यहाँ पे अब तुम मान लो तुमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल पढ़ा और यहाँ इंटरनल कंट्रोल ये पढ़ ही नहीं रहे हो, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग है। और वहीं इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक अलग चीज़ है। अब हमने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल में क्या पढ़ा था, वो पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स जो एक कंपनी परफॉर्म करती है टू एंश्योर कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कितनी रिलायबल है, कितना इफेक्टिव और एफिशिएंट हमारे ऑपरेशन है, क्या हम लॉज और रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं, एसेट सेफगार्डिंग अच्छी तरह से हो रही है, क्या हम प्रिवेंट और डिटेक्ट कर पा रहे हैं फ्रॉड। वहीं इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिर्फ डील करता है इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कितने इफेक्टिवली कंट्रोल की जा रही है, कितने इफेक्टिवली परफॉर्म की जा रही है। ये पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ये एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, लॉस, रेगुलेशन, सेफगार्डिंग एसेट्स, प्रिवेंशन, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ये सब चीज़ें इंक्लूड करता है। जबकि इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से डील करता है। इसीलिए बोला है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है ये एक वाइडर टर्म है इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। ये एक नैरो टर्म है जो कि रेस्ट्रिक्टेड है सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग तक। ये समझने के हिसाब से तो इस टॉपिक में ऐसा सच कुछ था नहीं, लेकिन यहाँ पे वर्ड प्ले किया गया है। आपको इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल बोल देगा और इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बोल देगा। फिर भी यहाँ पे पढ़ने के बाद भी ना बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देयर इज़ अ हाई चांस कि ये एग्ज़ाम में आए, इसे वेरी इम्पॉर्टेंट में मार्क कर दो और इसे तो पढ़ना ही पढ़ना है। ऑडिट सैम्पलिंग ऐसे 530। तो अभी तक हमने बहुत सी जगह पे बहुत बार पढ़ लिया है सैम्पलिंग एरर, नॉन सैम्पलिंग एरर, ऑडिट सैम्पलिंग, कैसे हम आइटम सिलेक्ट करेंगे। तो उसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, 100% सिलेक्शन, स्पेसिफिक सिलेक्शन और एक ऑडिट सैम्पलिंग। अब समझने वाले हैं कि ऑडिट सैम्पलिंग क्या होती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं ना कि कहाँ से सैम्पलिंग एज एन ऑडिट प्रोसीजर अराइज होती है। आज के टाइम पे लोग ना ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं, स्पेशली ऑडिटर्स ये बात रियलाइज़ कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है ऑडिट की वो एकदम वेस्टफुल है इकोनॉमिकली, क्योंकि वहाँ पे पूरे एफर्ट्स डायरेक्ट किए गए सारी ट्रांजैक्शन को चेक करने की तरफ विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब अगर कोई कंपनी 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शन कर रही है तो तुम बैठ के पूरे 1.5 करोड़ बिल्स पढ़ रहे हो वहाँ पे। अब ये एकदम ईयर एंड डेट पे जाके 1.5 करोड़ बिल चेक करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे रूटीन चेकिंग होती है। ये हम ट्रेडिशनल अप्रोच की बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। टाइम के साथ एक शिफ्ट आया, इंटरनल कंट्रोल्स को लेके फॉर्मल कंट्रोल्स रखी गई, अच्छी कंट्रोल्स लगाई गई मैनेजमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से जो रूटीन एरर्स और फ्रॉड्स की पॉसिबिलिटी थी वो एक लेवल तक घटी है। क्योंकि अब मैनेजमेंट ऐसा इंटरनल कंट्रोल ला रही है जो कि अच्छी तरह से प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट कर पा रहा है फ्रॉड और एरर को। इसलिए अब ऐसे टाइम पे जहाँ पे एक इंटरनल कंट्रोल जो प्रिवेंट, डिटेक्ट और करेक्ट भी कर ले रही है फ्रॉड को, ऐसे टाइम पे बैठ के हर एक ट्रांजेक्शन को थॉरोली चेक करना ना
सिर्फ और सिर्फ एक रिचुअल की तरह बन के रह गया है, मतलब क्योंकि पहले के लोग करते थे तो हम कर रहे हैं ऐसा। इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है अब, जिसकी वजह से अब जो एक्सटेंट है चेकिंग की उसमें चेंज आ रहा है, ताकि आप ज़्यादा अटेंशन अपना डिवोट कर पाओ उस एरियाज पे जहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रोल इन्वॉल्व हो। और ये कैसे होगा? कर्टेलमेंट ऑफ नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग। कर्टेलमेंट मतलब घटाना, हटाना, कम करना। जो ये नॉन कॉन्सिक्वेंशियल रूटीन चेकिंग है, मतलब जो कुछ काम की नहीं है, बस ज़बरदस्ती एज अ रिचुअल, क्योंकि पहले के लोग करते थे तो हम भी करेंगे, ऐसे परफॉर्म हो रही थी, उन चीज़ों को कर्टेल किया जा रहा है, उन चीज़ों को हटाया जा रहा है। तो यहाँ से अराइज होता है हमारा ऑडिट सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट। क्योंकि एट लास्ट रूटीन चेकिंग का क्या मतलब है? ट्रेडिशनल वे पे अगर रूटीन चेकिंग को देखो, मतलब एक्सटेंसिव चेकिंग, हर एक एक ट्रांजेक्शन को चेक करना बैठ के, कोई मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं। अब किस एक्सटेंट पे चेक करना है ये पूरी तरीके से ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है कि उसे क्या वर्क परफॉर्म करना है, कैसे करना है, किस एक्सटेंट पे करना है, हर चीज़ उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। ऑडिटर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि अगर उसे ट्रेडिशनल मेथड यूज़ नहीं करना है तो अब उसे सैम्पलिंग टेक्निक ही यूज़ करनी पड़ेगी, ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ये पूरी तरह से उसकी जजमेंट पे डिपेंड करता है। बस वो कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा वो डिसाइड करने के लिए उसे ये मेक श्योर करना रहता है कि वो जो भी टेक्निक यूज़ करे वो रिजनेबल हो, स्टैंडर्ड ऑफ वर्क उसका सही हो, अच्छा हो, उसे एट लास्ट इन्फॉर्म प्रोफेशनल ओपिनियन फॉर्म करने में हेल्प मिले। अब वो चाहे उसे कुछ पार्ट चेकिंग करनी है, पूरी फुल चेकिंग नहीं करनी है, तो वो सैम्पलिंग यूज़ कर सकता है। तो आप समझते हैं कि सैम्पलिंग क्या होती है, मीनिंग ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग को डिफाइन कौन सा ऐसे करता है? ऐसे 530। एज पर ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग refers to application of audit procedures to less than 100% of items within a population relevant under the audit, such that all sampling units have a equal chance of selection. आपके पास ये बॉक्स भर के इन्फॉर्मेशन है, इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपको ये बताना है कि इस बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है ना वो रेलेवेंट है या नहीं, वो सही है या नहीं, ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं, है इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व है। तो अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे पूरी 100% आइटम्स को चेक ना करूँ, उससे कम आइटम्स को चेक करूँ। तो आपने बॉक्स खोला और आपने सोचा ऐसे ही हाथ से जो आता है उस एक को आइटम को मैं उठा के टेस्ट कर लूँ, ऐसे मैं 5 आइटम्स उठाऊँ और टेस्ट कर लूँ, मतलब इक्वल चांस है। आपने जब इसको खोला और यहाँ पे आप फाइल उठाने गए, देयर इज़ अ चांस, अगर यहाँ पे 10 फाइल है, 10 में से हर फाइल की चांस है कि ये फाइल आप उठा सकते हो, मतलब हर एक फाइल की इक्वल चांस है सिलेक्ट होने की। तो जब आप एक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के लिए कुछ आइटम सिलेक्ट करते हो जो कि पूरा कंप्लीट नहीं होता, हो सकता है 90% कर रहे हो, पूरा 100 नहीं कर रहे, पर 90 कर रहे हो, 80 कर रहे हो, 50% कर रहे हो, कितना भी कर रहे हो, 100 से कम आइटम सिलेक्ट कर रहे हो, और इस वे में कर रहे हो कि हर एक आइटम का इक्वल चांस है सिलेक्ट होने का। जैसे जहाँ पे आपने मटेरियलिटी डिफाइन कर ली, आप बोले इसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्या वहाँ पे इक्वल चांस है? नहीं है। आपकी मटेरियलिटी लेवल है मान लो 50,000, तो इसके नीचे के जो भी ट्रांजेक्शन है क्या उनका कोई भी चांस है सिलेक्ट होने का? नहीं है। इसलिए जब हम ऐसे मेथड्स यूज़ करके अपना ऑडिट सैम्पलिंग, जो भी एक आइटम सिलेक्ट करते हैं जिस पे हमें प्रोसीजर परफॉर्म करनी है, उन हर एक आइटम का इक्वल चांस होता है सिलेक्ट होने का, तब उसे कहते हैं ऑडिट सैम्पलिंग। और ये इस बेसिस पे किया जाता है कि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जो भी आइटम सिलेक्ट किया है आपने वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंटायर पॉपुलेशन को। ये पूरा बॉक्स है, इसमें 10 फाइल्स हैं, इसमें से आपने कोई भी 5 फाइल निकाली, आपको वो 5 फाइल भी चेक करके ये पूरे बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, मतलब जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग is to provide a reasonable basis for the auditor to draw conclusion about the population from which the sample is selected. आप reasonably श्योर हो, आपको कुछ तो वहाँ पे रीज़न है जिसकी वजह से आपको ये लग रहा है कि जो भी आइटम आपने सिलेक्ट किया है वो एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो सही है। स्कोप ऑफ ऐसे 530। ऐसे 530 becomes applicable when the auditor has decided to use audit sampling. जब आप ऑडिट सैम्पलिंग ही नहीं करने वाले हो तो ये ऐसे कुछ काम का नहीं है, बट जब आपको ऑडिट सैम्पलिंग करनी है, देयर एंटर्स योर ऐसे 530।
ये डील करता है इस चीज़ पे कि ऑडिटर क्या यूज़ कर रहा है, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड या नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड। एक ऑडिट सैंपल सिलेक्ट करते वक्त, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते वक्त, उसके रिजल्ट्स को इवेल्युएट करते वक्त। जब हम ऐसे 500 पढ़ रहे थे, दैट इज़ ऑडिट एविडेंस, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो ऑडिट प्रोसीजर्स को इस तरह से डिज़ाइन और परफॉर्म करे कि उसे सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल पाए, जिसके बेसिस पे वो अपना कंक्लूजन ड्रॉ करे। इसी सेक्शन को, इसी ऐसे को पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि कौन से आइटम्स पे ये ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई की जाती है और उनको सिलेक्ट करने के क्या क्या वेज होते हैं, जिसमें से हमने पढ़ा था एक ऑडिट सैम्पलिंग। तो कहीं ना कहीं ऐसे 530 कॉम्प्लीमेंट करता है ऐसे 500 को। मतलब जब तुम ऐसे 530 अच्छे से परफॉर्म करोगे तभी तुम ऐसे 500 से कंप्लाई कर पाओगे। अब ऑडिट सैम्पलिंग में ना डॉक्यूमेंट, सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट, सीरीज ऑफ फाइल्स नहीं बोलते, हम यहाँ पे बोलते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन refers to the entire set of data from which the sample is selected and about which the auditor wishes to draw conclusion। जैसे आपके पास यहाँ पे 4 बॉक्स रखे हैं, पर आप चारों से सैंपल नहीं उठा रहे हो, अभी आप सिर्फ इन 2 बॉक्सेस से सैंपल उठा रहे हो जिस पे आपको ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस कहलाएंगी पॉपुलेशन। वो सेट ऑफ डेटा जिससे आप सैंपल सिलेक्ट करते हो, जिसके बेसिस पे आपको अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना होता है, उस सेट ऑफ डेटा को बोलते हैं पॉपुलेशन। और हम ये इस बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं या इस बेसिस पे इसे सिलेक्ट करते हैं कि जो भी सैंपल हम उठाएं वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। अब वो 2 बॉक्सेस में से समझो 100 फाइल्स है, तुम्हें सिर्फ 50 फाइल उठानी है दोनों को मिला के। तो ऐसा ये सैंपल आपने उठाया है, ऐसा पॉपुलेशन आपने उठाया है जहाँ से जो भी सैंपल आप उठाओ वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पॉपुलेशन की, क्या बेसिस पे आप पॉपुलेशन, कौन सा सेट ऑफ डेटा में से आपको सैंपल उठाना है ये सिलेक्ट करते हो। कुछ तो रीज़न होगा ना कि इन 4 बॉक्सेस में से आपने ये 2 बॉक्सेस चूज़ किए, इन 2 को नहीं किया। एप्रोप्रिएटनेस, जो भी पॉपुलेशन आप डिसाइड कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, वो एप्रोप्रिएट है या नहीं आपकी ऑडिट प्रोसीजर, आपकी ऑडिट ऑब्जेक्टिव के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन 4 बॉक्सेस में ये 2 बॉक्सेस बात करती हैं अबाउट डेटर और ये 2 बात करती हैं अबाउट क्रेडिटर। अब आपको डेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इन्हीं 2 बॉक्स को चूज़ करोगे ना, इनको तो नहीं करोगे। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि जो स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जो हमें ऑब्जेक्टिव यहाँ पे फुलफिल करनी है, उससे रिलेटेड कौन सा पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएटनेस मतलब जो भी सैंपल आप ड्रॉ करने वाले हो वो रेलेवेंट हो स्पेसिफिक ऑडिट ऑब्जेक्टिव के साथ। और ये करने के पीछे रीज़न ये है कि आप जो भी सैंपल चूज़ करोगे आप उसी पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे और उसके बेसिस पे आपको जो भी एविडेंस मिलेगा उस पर आप अपना कंक्लूजन ड्रॉ करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑडिटर के लिए कि वो इंश्योर करे कि जो भी पॉपुलेशन वो सिलेक्ट कर रहा है वो अप्रोप्रिएट है ऑब्जेक्टिव के साथ। अब अप्रोप्रिएट तो है, फिर आप ये चेक करोगे कि क्या वो अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन कंप्लीट है। अब आपके पास 4 बॉक्सेस हैं जिसमें से 2 डेटर के बारे में, 2 क्रेडिटर के बारे में। अब आपके लिए अभी फ़िलहाल के जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो फुलफ़िल करने के लिए कौन सा एरिया, कौन सा बॉक्स सही होगा, रेलेवेंट होगा या अप्रोप्रिएट होगा कहना चाहिए, ये दोनों बॉक्सेस। पर इन दोनों बॉक्स में ना ये बॉक्स है जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो भी है और इसमें आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है। तो क्या आप इसे यूज़ करोगे? नहीं। यू विल जस्ट सिलेक्ट दिस बॉक्स नाउ। तो सबसे पहले ये चेक करना है कि क्या वो पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट होगी, उससे जो सैंपल हमें मिलेगी वो अप्रोप्रिएट होगी हमारे ऑडिट ऑब्जेक्टिव से। और अगर अप्रोप्रिएट है तो क्या उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट है। अब इन्फॉर्मेशन अप्रोप्रिएट भी है, कंप्लीट भी है, पर क्या रिलायबल है, दैट इज़ क्या वो सफिशिएंटली कंप्लीट और एक्यूरेट है। ऑडिटर को इसके लिए भी एविडेंस ऑब्टेन करना होगा कि जो पॉपुलेशन वो चूज़ कर रहा है क्या वो रिलायबल है। अब मान लो ये 2 बॉक्सेस अप्रोप्रिएट तो हैं, इन 2 में से अब ये कंप्लीट है पर इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना वो एक्यूरेट नहीं है, वो गलत इन्फॉर्मेशन है। जैसे कोई एक पर्टिकुलर डेटर की फ़ाइल है जिसमें 10 लाख लिखा है बट एक्चुअल में वो डेटर आपके लग रहा है 20 लाख रुपए। तो फाइल है
और जो आपको ऑडिट ऑब्जेक्टिव अचीव करनी है उससे रिलेटेड अप्रोप्रिएट भी है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी है, पर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है, गलत इन्फॉर्मेशन है। अगर पॉपुलेशन रिलायबल नहीं होगी विद रिस्पेक्ट टू एक्यूरेसी और सोर्सेज, तो जो सैम्पल आप ड्रॉ करोगे वो भी रेलेवेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से एट लास्ट आपकी ऑडिट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो पाएगी। हम चेक करते हैं कि जो भी पॉपुलेशन हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्या वो अप्रोप्रिएट है, और अप्रोप्रिएट है तो क्या वो कंप्लीट है। अब अगर अप्रोप्रिएट भी है, कंप्लीट भी है, तो क्या वो रिलायबल है। अब ये तो हो गई पॉपुलेशन की बात। नाउ व्हाट इज़ सैम्पलिंग यूनिट। जो ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 6-7 फाइल्स हैं। ये हर एक फाइल सैम्पल यूनिट है, एक यूनिट है सैम्पल का। That is, the individual items that make up the population are known as sampling unit। उस बॉक्स के अंदर की एक एक इंडिविजुअल आइटम जो एक साथ मिल के वो एक पॉपुलेशन बनाती है, उसे कहते हैं हम सैम्पलिंग यूनिट। एक पॉपुलेशन को आप सैम्पलिंग यूनिट पे वैरायटी ऑफ वेज पे डिवाइड कर सकते हो। इट इज़ अ सिलेक्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट इज़ यूज्ड एज एन एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन का मतलब होता है, जो यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन लिखा है, मतलब ऐसी पॉपुलेशन जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है ना, उसके बारे में एक थॉरो एक नॉलेज लेना, उसे कहते हैं एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ पॉपुलेशन। मतलब ये एक बॉक्स है, इसमें बहुत सारी फाइल्स है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये डेटर के बारे में है कि ये क्रेडिटर के बारे में। आप एक फ़ाइल उठा के वहाँ पे पढ़ोगे तो अभी तक आपको जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, जिसकी नॉलेज नहीं थी, आपने उसमें से एक आइटम सेलेक्ट किया और उसके बेसिस पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिली, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये कैसे होता है, बाय सिलेक्टिंग अ यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन, जो यूज़ होती है एज एन एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन की अंडरस्टैंडिंग लेने को। और ऑडिट प्रोसीजर्स इन यूनिट्स पे परफॉर्म किए जाते हैं और फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है, जो कि फिर पूरे पॉपुलेशन के बेसिस पे दिखाया जाता है। जिसको एक सिंपल वर्ड में समझो तो जो कंक्लूजन आपने एक सैम्पल पे ड्रॉ किया वो अपने आप बन जाता है एक पॉपुलेशन का कंक्लूजन। और जो ये सैम्पल होती है ना, ये रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। चाहे आप नॉन स्टैटिस्टिकल या स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड यूज़ करो, कोई भी अप्रोच से आप काम करो, आपका सैम्पल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए आपकी पॉपुलेशन से। एकदम सेम ना भी हो बट सिमिलर तो होना ही चाहिए। अब आपको डेटर्स की जानकारी चाहिए, तो इस पॉपुलेशन में ज़रूरी नहीं है कि आपके डेटर्स की फ़ाइल हो सकता है आपके सेल्स की फ़ाइल हो, क्रेडिट सेल्स की फ़ाइल हो। अभी क्रेडिट सेल एग्जैक्टली सेम चीज़ तो नहीं हुई डेटर के लिए, लेकिन सिमिलर चीज़ हुई। तो यहाँ पे जो भी डेटा अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं इस पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए, और वो सैम्पल खुद में इतना लार्ज होना चाहिए, दैट इज़ इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि वो स्टैटिस्टिकली एक मीनिंग ड्रॉ कर पाए। हम जनरली सैम्पलिंग प्रोसेस कब परफॉर्म करते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करते वक्त या टेस्ट ऑफ डिटेल्स करते वक्त। टेस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम पे सैम्पलिंग प्रोसेस परफॉर्म करने से हमें क्या पता चलती है, क्या वहाँ पे कोई डेविएशन है जो हमने एक्सपेक्ट किया था और जो एक्चुअल में है उससे, या वो सेम है। तो वहीं टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आप ये आइडेंटिफाई कर पाते हो कि क्या अकाउंट बैलेंसेस में और ट्रांजेक्शन्स में कोई मिसस्टेटमेंट है। अप्रोचेज ऑफ सैम्पलिंग। ऑडिट सैम्पलिंग करने से एक ऑडिटर ऑब्टेन कर पाता है, इवेल्युएट कर पाता है ऑडिट एविडेंस को अबाउट सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइटम सिलेक्टेड। मतलब एक पॉपुलेशन में से कुछ सैम्पल जो आपने सिलेक्ट की उसकी करेक्टरिस्टिक को आप समझ पाते हो, उसे इवेल्युएट कर पाते हो, ताकि आप उस पर कंक्लूजन फॉर्म कर पाओ। अब ये ऑडिट सैम्पलिंग अप्लाई कैसे होती है, करोगे कैसे, तो दो मेथड्स होते हैं, नॉन स्टैटिस्टिकल और स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच क्या होती है, वो अप्रोच ऑफ सैम्पलिंग जहाँ पे आप रैंडम सिलेक्शन करते हो सैम्पल यूनिट्स का और यूज़ करते हो अपनी प्रोबेबिलिटी थ्योरी को ये इवेल्युएट करने के लिए कि क्या जो सैम्पल रिजल्ट्स हैं वो सही है, वहाँ पे क्या सैम्पलिंग रिस्क करेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। स्टैटिस्टिकल मेथड में आप सैम्पल चूज़ करते हो बाय अप्लाइंग सर्टेन मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। और ऐसा कोई भी सैम्पलिंग का अप्रोच जिसमें ये अबव जो ये फीचर्स दिए हैं ये कंसिडर नहीं है, उसे बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। कौन से फीचर्स नहीं है, पहला वो रैंडम सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या वहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ नहीं कर रहे हो टू इवेल्युएट सैम्पल रिजल्ट्स, या प्रोबेबिलिटी थ्योरी को यूज़ नहीं कर रहे हो इंक्लूडिंग मेजरमेंट ऑफ सैम्पलिंग रिस्क करेक्टरिस्टिक्स।
क्या सैम्पलिंग रिस्क हो सकती है उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे, उस पर्टिकुलर सैम्पल पे। तो जो ये 3 चीज़ें हैं, अगर ये अवेलेबल है तो वो सैम्पलिंग अप्रोच हुआ, स्टैटिस्टिकल अप्रोच हुआ सैम्पलिंग का। और अगर ये नहीं है, इसमें से कुछ भी मिसिंग है, तो वो नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच हो गया। पर जो हमारा स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच होता है ना, वो ज़्यादा साइंटिफिक होता है, क्योंकि नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में ऑडिटर अपने जजमेंट के बेसिस पे सिलेक्ट करता है एक सैम्पल को। उसको लगता है कि ये पर्टिकुलर सैम्पल ज़रूर काम का होगा, ये रेलेवेंट होगा, तो चलो यही कर लेते हैं। ऐसा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में। जबकि अगर आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मेथड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे मैथमेटिकल लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये डिटरमाइन करने को कि क्या जो सैम्पल साइज़ है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं। ऐसे ही बस आपको लग रहा है कि नहीं नहीं अप्रोप्रिएट है, इसलिए नहीं चूज़ करते हो, आप वहाँ पे एक मैथमेटिकल लॉ अप्लाई करते हो। अब देखो, ये सेकंड पॉइंट से एमसीक्यू बन सकता है। Statistical sampling is reasonably wide application where a population to be tested consists of large number of similar items। जहाँ पे बहुत ज़्यादा similar items होने की chances होती है ना, वहाँ पे statistical sampling का application अच्छा माना जाता है, reasonable माना जाता है। और generally more in the case of transaction involved compliance testing, trade receivables, confirmation, payroll checking, vouching of invoices and petty cash vouchers। अब देखो, इसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, आपको पूछ देगा ट्रेड रिसीवेबल के लिए ज़्यादा रिजनेबल कौन सा सैम्पलिंग मेथड होगा, कौन सा अप्रोच होगा, स्टैटिस्टिकल या नॉन स्टैटिस्टिकल। अब ये पढ़ के आपको क्या समझ आ रहा है, स्टैटिस्टिकल। जब आप स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग अप्रोच यूज़ कर रहे होते हो ना, तो ऑडिटर का वहाँ पे कोई पर्सनल बायसनेस होना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप एक मैथमेटिकल लॉ के बेसिस पे सिलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें जो यहाँ पे यूज़ होती है, जैसे रैंडम नंबर जनरेटर। आप गूगल पे टैप कर रहे हो रैंडम नंबर जनरेटर, और आप जितनी बार टैप कर रहे हो, पहली बार आपको मान लो वहाँ पे नंबर 5 दे रहा है, फिर आप टैप कर रहे हो आपको नंबर 20 दे रहा है, फिर टैप कर रहे हो नंबर 100 दे रहा है, फिर टैप कर रहे हो तो नंबर 2 दे रहा है। तो ऐसे में चांस है कि हर एक एक आइटम सिलेक्ट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इक्वल चांस है हर आइटम के सिलेक्ट होने का। ये आप अपने मन से नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है अरे ये जो ऊपर की 10 ट्रांजेक्शन है ना, ये कर लेनी चाहिए, नहीं, इसलिए ये ज़्यादा रेलिएबल होता है। जनरली लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस पे जहाँ पे ह्यूज ट्रांजैक्शन हो, वहाँ पे स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि ये अनबायस्ड होता है और प्री जज्ड नहीं होता। अब आपको ये सब चीज़ें ना थोड़ी और अच्छे से समझ आएगी जब आप नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग समझोगे। नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच में ना आप सैम्पल साइज और उसके कंपोजिशन को डिटरमाइन करते हो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। इस अप्रोच में ऑडिटर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिटरमाइन करेगा कि क्या साइज़ होना चाहिए सैम्पल का, और कितने नंबर ऑफ पेजेस, पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल जो भी ये परचेजेस, सेल्स लेजर है, ये कौन से चेक होंगे, ये कम्प्लीटली उसके पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे होगा। अब मान लो आपको सेल्स लेजर चेक करना है, और आपने देखा कि एक कंपनी जनरली ना, ये कंपनी जो है ये मार्च जून और सितंबर में, इस पर्टिकुलर साल में मार्च जून और सितंबर में सबसे ज़्यादा बिजनेस की है, सबसे ज़्यादा सेल्स की है। तो हम सेल्स लेजर को चेक करने के लिए सिर्फ मार्च जून और सितंबर से सैंपल उठाएंगे। वहीं अगले साल मान लो नवंबर दिसंबर में सबसे ज़्यादा सेल हुई है, तो अब हम नेक्स्ट ईयर नवंबर और दिसंबर से सैंपल उठाएंगे। मतलब आपके एक्सपीरियंस और आपके नॉलेज के बेसिस पे आपको जो लग रहा है, आप वो सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो। इससे क्या होगा, आप अवॉइड करोगे एक पैटर्न बना के रखना कि हमें कैसे ईयर सिलेक्ट करना है। अब ऑब्वियस ही बात है, आप पहली बार मार्च जून और सितंबर पे टेस्ट कर रहे हो, अगले साल भी इसी में टेस्ट करोगे तो पता चलेगा कि बिजनेस एक्चुअल में ग्रो हुआ भी है या नहीं। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है टू चेक लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स टूवर्ड्स द क्लोज ऑफ द ईयर, सो दैट एडिक्वेसी ऑफ कट ऑफ प्रोसीजर कैन ऑल्सो बी डिटरमाइंड। और जनरली जस्ट बिकॉज जो ईयर एंड ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस होता है रिस्क होने का, मिस अप्रोप्रिएशन होने का। क्यों? क्योंकि हर एक एंटिटी का, हर एक कंपनी का ना एक टारगेट होता है जो उसे अचीव करना होता है बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर लास्ट मंथ पे उनको समझ आएगा ना अरे नहीं हो पाया, तो वो कुछ मिस अप्रोप्रिएशन कर देंगे, एक्चुअल में टारगेट अचीव नहीं हुआ है बट उन्होंने शो कर दिया अचीव हुआ। तो ये आपका एक्सपीरियंस आपको कहता है कि हो सकता है ईयर एंड पे तो बहुत दिक्कत है, तो हम ईयर एंड से सैंपल उठा लेते हैं। देर इज़ अ चांस कि कभी और भी फ्रॉड हुआ, बट जस्ट बिकॉज आपको आपकी एक्सपर्टीज़ के बेसिस पे लगता है कि ईयर एंड पे होगा, तो आप ईयर एंड से सैंपल उठा रहे हो। तो ये ना तो कहीं से भी ऑब्जेक्टिव है, ना ही ये साइंटिफिक मेथड है। यहाँ पे आप कैसे एक लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी डिटरमाइन कर सकते हो,
हो सकता है आप जो क्लाइंट है आपका वो कुछ पैसे दे दे, कुछ भी कर दे, किसी भी तरह से अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दे और ऑडिटर को बोले कि आप प्लीज़ ये पर्टिकुलर मंथ का ना ट्रांजैक्शन मत चेक करो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क होता है बायसनेस का। और इसी की वजह से ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमें सैम्पल रिज़ल्ट मिले उसकी क्वालिटी अच्छी हो, क्योंकि ना तो आपने मैथमेटिकली सिलेक्ट किया है ना ही किसी स्टैटिस्टिकल टेक्निक के बेसिस पे सिलेक्ट किया है। पर हाँ, ऑडिटर ये कर सकता है, वो अपनी एक्सपीरियंस और नॉलेज के बेसिस पे एक एंटिटी का, एक फर्म का सैम्पल फाइंडिंग्स को इवेल्युएट कर ले और वहीं कुछ केसेस पे मैथमेटिकल प्रूफ ले ले एक्यूरेसी से रिलेटेड। ये मेथड बहुत सिंपल तो है ऑपरेट करने को, बट इससे सिलेक्ट किया हुआ सैम्पल में नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टोटल पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल बायस इन्वॉल्व। आई होप आपको ये पढ़ के ये चीज़ समझ में आई कि क्यों अभी जो ऊपर हमने 3 पॉइंट्स लिखे कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग मोर साइंटिफिक होता है, ऐसा क्यों है। जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग ही क्यों करना सही समझती है। सैम्पलिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटर ना ये रियलाइज़ करता है कभी कि चाहे वो 100% पॉपुलेशन को चेक क्यों ना कर रहा हो, फिर भी वो एक एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन नहीं डिराइव कर पाता, नहीं ऑब्टेन कर पाता। क्यों? क्योंकि हो सकता है ना ये 100% आपने चेक तो किया है पर वो 100% में रेलिएबिलिटी नहीं है, रेलेवेंट नहीं है वो सैम्पल जो आप यूज़ कर रहे हो। वहीं ऑडिटर को ऐसा भी लगता है कि अगर वो स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग को अडॉप्ट करेगा तो वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा पाएगा खाली एक पार्ट को चेक करने से। क्यों? क्योंकि आप लेसर चेकिंग कर रहे हो, आप कम अमाउंट पे चेकिंग कर रहे हो, आप पूरी 100% पॉपुलेशन की चेकिंग नहीं कर रहे हो, आप कम की चेकिंग कर रहे हो। बट जब कर रहे हो तो वो अच्छे तरीके से एक मैथमेटिकल ट्रूथ के बेसिस पे कर रहे हो, एक रैंडम बेसिस पे कर रहे हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देख के कर रहे हो। अब आप 1 लाख ट्रांजेक्शन चेक कर रहे हो बट आप चेक करते करते थक गए, आप सही से नहीं कर पाए, तो हो सकता है यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाए। पर वहीं इस 1 लाख में से आप 10,000 ट्रांजेक्शन सिर्फ चेक कर रहे हो, पर इस 10,000 को एकदम थॉरोली चेक कर रहे हो, तो हो सकता है ना ये ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। जब आप सैम्पलिंग टेक्निक अडॉप्ट करते हो तो आप सिर्फ एक पार्ट को ही चेक कर रहे होते हो होल मास ऑफ ट्रांजेक्शन के। तो जो सेटिस्फेक्शन आपको पहले पूरा चेक करने से मिल रहा था, वही सेटिस्फेक्शन अभी आपको एक सैम्पल को चेक करने से मिल रहा है। सैम्पलिंग इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इन शॉर्ट, इस पूरे पैराग्राफ में, इस पूरे टॉपिक में यही समझाया है कि सैम्पलिंग फिर भी कहीं ना कहीं फार बेटर है ट्रेडिशनल अप्रोच से। अब आप सैम्पलिंग तो कर रहे हो बट सैम्पलिंग को स्टैटिस्टिकल वे पे करना है, नॉन स्टैटिस्टिकल वे पे करना है, ये पूरी तरीके से ऑडिटर के जजमेंट पे डिपेंड करता है। हाउएवर, ये जो फैक्टर्स हैं दैट शुड बी कंसिडर्ड, ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए जब आप ये डिसाइड कर रहे हो कि किस एक्सटेंट पे चेकिंग करनी है एक सैम्पलिंग प्लान की, किस ऑर्गेनाइजेशन की आप ऑडिट कर रहे हो, उसका साइज़ क्या है। जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन उतना बड़ा सैम्पल साइज़। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जितना इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल उतनी छोटी सैम्पल साइज़, जितना इनफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल उतनी ज़्यादा सैम्पल साइज़। एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जितने एडिक्वेट बुक्स ऑफ अकाउंट उतनी छोटी सैम्पल साइज़। टॉलरेबल एरर रेंज, जितना ज़्यादा टॉलरेबल हो, टॉलरेबल एरर रेंज मतलब कितना एरर आप टॉलरेट कर सकते हो, जितना ज़्यादा एरर आप टॉलरेट कर सकते हो उतनी छोटी सैम्पल साइज़ होगी। डिग्री ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्फिडेंस, कितना कॉन्फिडेंस है आपको अपने डेटा पे, उतनी कम सैम्पल साइज़ होगी। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि किस एक्सटेंट पे चेकिंग होगी। साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, टॉलरेबल एरर रेंज, डिग्री ऑफ डिजायर्ड कॉन्फिडेंस। और नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सैम्पलिंग अप्रोच। इसे अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।